लेक्चर नंबर 10 है आज गैसियस स्टेट का, और आज वॉन डर वाल्स इक्वेशन को प्रॉपर्ली हम लोग स्टार्ट करेंगे और हमें ये समझ में भी आएगा कि वॉन डर वाल्स इक्वेशन जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं उस तरह से वॉन डर वाल्स इक्वेशन क्यों है और कैसे आती है बेटा। सो लेट अस स्टार्ट विद वॉन डर वाल्स इक्वेशन। दिस इज लेक्चर नंबर 10 फॉर गैसियस स्टेट। पिछली रियल गैस की क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ा था। चलिए स्टार्ट करेंगे। चलिए बेटा, सो वॉन डर वाल्स इक्वेशन, लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ा था। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये जो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं वो वॉन डर वाल्स इक्वेशन है। वॉन डर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैस, रियल गैस के लिए वॉन डर वाल्स इक्वेशन। अब प्रॉब्लम ये है कि आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल, आइडियल गैसेस के लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ऐसी कोई इक्वेशन हम लोगों के पास रियल गैस के लिए नहीं है। सो वॉन डर वाल, जैसा कि मालूम है आप, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक कोशिश की कि ऐसी ही कोई इक्वेशन रियल गैस के लिए भी फ्रेम की जा सके जिससे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स में एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सके। सो वॉन डर वाल ने उस इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश की, लेकिन बेटा वॉन डर वाल ने कोई नई, आप बोल सकते हो एकदम नई शुरुआत नहीं की। उन्होंने जो एग्जिस्टिंग आइडियल गैस इक्वेशन थी उन्हीं में कुछ करेक्शंस किए, या आप बोल सकते हो मॉडिफिकेशंस किए। कुछ करेक्शंस या कुछ मॉडिफिकेशंस किए। क्या करेक्शंस और क्या मॉडिफिकेशंस हैं समझते हैं। तो वॉन डर वाल ने कहा कि कोई नई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन है, मतलब जो आइडियल गैस इक्वेशन है, उसी को दुरुस्त करते हैं, उसी को सही करते हैं। सो सही करने के पीछे लॉजिक क्या था? PV इज इक्वल टू एनआरटी, ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स को आप इधर ले जाओ तो PVM इज इक्वल टू RT। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन है, यहां बेटा VM मोलर वॉल्यूम है, आपको मालूम है VM क्या है बच्चे? मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम है ना, VM होता है V/N, ये मोलर वॉल्यूम है। सो ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है, इसी आइडियल गैस इक्वेशन को वॉन डर वाल ने मॉडिफाई किया। इस इक्वेशन को वॉन डर वाल ने करेक्शन किया। तो करेक्शन के पीछे दो लॉजिक है, दो करेक्शन किए गए। पहला करेक्शन था वॉल्यूम करेक्शन। सो फर्स्ट करेक्शन, एक्चुअली दिस इक्वेशन वाज करेक्टेड, तो मैं लिख देता हूं दिस इक्वेशन वाज मॉडिफाइड। सो दिस इक्वेशन वाज मॉडिफाइड, इस इक्वेशन को चेंज किया गया। और चेंज करने के पीछे जो लॉजिक था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप सुनोगे तो आपको मजा आएगा। हालांकि मैं बता दूं आपको कि वॉन डर वाल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। जो भी हम लोग यहाँ जो भी, अब प्रॉब्लम क्या है कि हम कोई भी थ्योरी में किसी भी बड़े साइंटिस्ट के बारे में 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे एक लेक्चर में कुछ थ्योरी पढ़ते हैं और फिर ये जज करने की कोशिश करते हैं ये काम तो बहुत सिंपल है, ये तो हम भी कर लेते। ऐसा हम लोगों को हमेशा लगेगा कि इसमें कौन सा इन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी, ये तो हम भी कर सकते थे। ऐसे बेटा जब मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाऊंगा तो एल्बर्ट आइंस्टीन का, मतलब इतना सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि एक लेमैन भी, जिसको साइंस नहीं मालूम है, उसको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एग्जैक्टली कैसे हो रहा होगा। सो हमें हम जब पढ़ते हैं तो हमें ये लगेगा कि ये चीज तो हम खुद भी बता सकते हैं, लेकिन हम खुद नहीं बता सकते, क्योंकि ये इसको बताने के लिए इस थ्योरी को, जो मतलब जो चीजें मानी जाती हैं उनको प्रेडिक्ट करने के लिए किसी ने दसियों साल की मेहनत कर रखी है। इवन 10 से ज्यादा भी ईयर्स हो सकते हैं, कई बार 20 साल, 25 साल, 25 ईयर्स का हार्ड वर्क और एक्सपेरिमेंटल, आप बोल सकते हो ऑब्जर्वेशन, इन रिजल्ट्स की ओर इशारा करता है। तो जिन चीजों को हम कई बार कुछ देर में पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, उन चीजों को किसी व्यक्ति ने, किसी साइंटिस्ट ने 10 साल, 15 साल, 20 साल उस पर रिसर्च किया। सो ये सेंस ऑफ एप्रिसिएशन हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। सेंस ऑफ एप्रिसिएशन का मतलब है ये चीज जरूरी है अगर हमें आगे बढ़ना है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में, मुझे ये लगता है कि जब तक आप किसी दूसरे के हार्ड वर्क को एप्रिशिएट नहीं कर पाओगे तब तक आप खुद आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो ये जो साइंटिस्ट हैं, इनके जो हार्ड वर्क है, इनको हमने एप्रिशिएट करना चाहिए। इन्होंने, वॉन डर वाल ने इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया, करेक्ट किया। इक्वेशन को करेक्ट करने के पीछे इनके दो लॉजिक थे और उसी बेसिस पे दो करेक्शन किए गए। चलो बेटा, सो फर्स्ट करेक्शन इज वॉल्यूम करेक्शन। आज इसको जरा देखते हैं डिटेल में, बहुत ध्यान से बेटा प्लीज नोट्स बनाते जाइएगा, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो लिखते जाइएगा। पहला करेक्शन बच्चे जो किया गया वॉन डर वाल के द्वारा इन आइडियल गैस इक्वेशन इज वॉल्यूम करेक्शन।
इसका मतलब है वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ चीजें सही की गई। अब यहां पे एक अजम्पशन है। एक्चुअली वॉन डेर वाल ने कहा कि आप आइडियल गैस में क्या मानते हो, अगर आपको याद हो बेटा, तो आइडियल गैस में हम लोग इंडिविजुअल गैस पार्टिकल्स का वॉल्यूम इग्नोर करते थे। देखना अब प्लीज इस चीज को आप समझने की कोशिश करना। हमने पढ़ा था कि मान लीजिए ये हमारे पास सैंपल है, सैंपल का लेट से मेरे पास 1 मोल गैस है, लेट से मेरे पास 1 मोल गैस है, 1 मोल गैस है। 1 मोल गैस का जो भी ये कंटेनर का वॉल्यूम है वो Vm है। सपोज द कंटेनर वॉल्यूम इज Vm, मोलर वॉल्यूम। 1 मोल गैस का जो भी कंटेनर का वॉल्यूम है वो Vm है। अब अगर गैस आइडियल है बच्चे, आइडियल गैस है, बहुत सारे गैस पार्टिकल्स होंगे, ये बहुत सारे पार्टिकल्स। अब प्लीज आपका पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सपोज मैं आपसे बोलता हूं बेटा कि इस गैस पार्टिकल के लिए कितना स्पेस, जरा इस पार्टिकल को ट्रैक करो, इस वाले पार्टिकल को, इस पार्टिकल के लिए कितना स्पेस अवेलेबल है फॉर इट्स फ्री मूवमेंट, फ्री मूवमेंट के लिए कितना स्पेस अवेलेबल है। सो आप बोलोगे पूरे इस कंटेनर का वॉल्यूम अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस में इन दूसरे गैस पार्टिकल्स के वॉल्यूम को इग्नोर करते हैं, इंडिविजुअल गैस पार्टिकल्स के वॉल्यूम को इग्नोर करते हैं, इसलिए ये जो पार्टिकल है ये इस पूरे स्पेस में मूव कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। वॉन डेर वाल ने कहा ऐसा है नहीं। आइडियल गैस में हम लोग मानते जरूर हैं कि इनका पार्टिकल्स का वॉल्यूम क्या है, 0 या नेग्लिजिबल, लेकिन कोई कितना भी दुबला पतला हो कुछ ना कुछ तो स्पेस ऑक्युपाई करेगा। वो जो कुछ ना कुछ स्पेस जब ऑक्युपाई करेगा, ये कुछ ऐसे ही बच्चे जैसे आप जिस रूम में बैठे हो, उस रूम में आपसे बोलूं कि आपके लिए कितना स्पेस अवेलेबल है, सो पूरे कमरे का स्पेस अवेलेबल नहीं है आपको। इनफैक्ट बहुत सारे रूम में चीजें पड़ी हुई जिन्होंने खुद कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है। सो यदि उन स्पेस को हम 0 मान लें, जो दूसरे एंटिटीज आपके रूम में पड़े हुए हैं, यदि उनके वॉल्यूम को हम 0 मान लें, तब जरूर आपके लिए पूरे कमरे का स्पेस अवेलेबल है। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि उन एंटिटीज ने भी कुछ स्पेस ऑक्युपाई, उनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। सो एक्चुअल में जो किसी पार्टिकल के लिए स्पेस अवेलेबल रहता है वो कंटेनर का स्पेस नहीं, बल्कि कंटेनर के स्पेस से कुछ चीज कम अवेलेबल होगा, कुछ माइनस करना पड़ेगा। आई सपोज मैं आपको जो बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। एक्चुअली जो इफेक्टिव वॉल्यूम, एक पार्टिकल को जो इफेक्टिव वॉल्यूम अवेलेबल होगा फॉर इट्स फ्री मूवमेंट, वो पूरे कंटेनर का स्पेस नहीं बल्कि उससे थोड़ा सा कम अवेलेबल होगा। सो ये जो है एक तरह से आप बोल सकते हो ये लॉजिक या ये कॉमन सेंस वॉन डेर वाल ने लगाया। वॉन डेर वाल ने कहा कि आइडियल गैस में ये गलत चीज बोली गई है कि पार्टिकल्स का स्पेस 0 होता है। पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ तो स्पेस होगा, और अगर उनके स्पेस को कंसीडर करें, सो कंसीडर करने पे जो इफेक्टिव वॉल्यूम जो हो जाएगा वो एक्चुअली Vm, मतलब अगर मैं 1 मोल के लिए बात कर रहा हूं बेटा, 1 मोल के लिए बात कर रहा हूं, इस पूरे स्पेस का वॉल्यूम में से कुछ चीज माइनस करनी पड़ेगी। जो चीज माइनस की गई उसको बोला गया B, Vm minus B. So this is Vm minus B. Vm was the space that was available if we ignore the particles volume. लेकिन पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ तो स्पेस है, तो एक्चुअल में जो इफेक्टिव वॉल्यूम अवेलेबल है वो Vm माइनस बी है। याद रखना दिस इज फॉर 1 मोल। यहां पे ये जो कांस्टेंट B है, ये जो कांस्टेंट B है, कांस्टेंट B को बोलते हैं, अब इसके अलग अलग नाम है। प्लीज इस कांस्टेंट B को लेके ही बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। सो B इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल इसलिए क्योंकि 1 मोल गैस के लिए बात हो रही है, ठीक है। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल, राइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, बी इज ऑल्सो कॉल्ड वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट। अब ये अलग अलग नाम है ना, वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट, या इसी को को वॉल्यूम भी बोलते हैं। ये सब अलग अलग नाम है बेटा बी के ही, इसको को वॉल्यूम भी बोलते हैं। सो इफेक्टिव वॉल्यूम इज Vm माइनस बी, दिस इज फॉर 1 मोल। और अगर n मोल्स गैस है, फॉर n मोल्स ऑफ गैस, अगर कंटेनर का स्पेस V है, सो फॉर n मोल्स इट विल बी V माइनस NB। इफेक्टिव वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, इफेक्टिव वॉल्यूम विल बी इक्वल टू effective volume will be equal to V minus NB। एक्चुअली B 1 मोल के लिए एक्सक्लूडेड था, तो अगर n मोल्स है तो दैट विल बी V माइनस NB। अब
आफ्टर फर्स्ट करेक्शन, पहला जो करेक्शन हुआ, पहले आप इतना लिखो फिर मैं नेक्स्ट पेज पे चलूंगा, और फर्स्ट करेक्शन होने के बाद अब जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो गई, वो चेंज हो गई। अब वो आइडियल गैस के लिए नहीं बल्कि रियल गैस के लिए अप्लाई करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आइडियल गैस में तो इन पार्टिकल्स के स्पेस को क्या माना गया था, जीरो। सो अब वो आइडियल गैस की इक्वेशन नहीं रही, मॉडिफाई हो चुकी है। फर्स्ट करेक्शन हैज बीन मेड टू इट, फर्स्ट करेक्शन हैज बीन मेड टू इट। मैं नेक्स्ट पेज पे चलूंगा बेटा। बी एक तरह से क्या चीज को डिनोट कर रहा है, बी एक तरह से क्या चीज को डिनोट कर रहा है, बी डिनोट कर रहा है जो वॉल्यूम आप हटा रहे हो उसको, जो वॉल्यूम आप एक्सक्लूड कर रहे हो उसको। सो जो नेचर ऑफ गैस है, अगर हाइड्रोजन है तो कुछ वॉल्यूम, भाई इन पार्टिकल्स का स्पेस, आप समझो ना, बी एक तरह से इन पार्टिकल्स के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल्दो एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, मैं अभी फॉर्मूला भी दूंगा बी का, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि बी एग्जैक्टली क्या है। सो बी एक्चुअली इन पार्टिकल्स के स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गैस, suppose if the gas is hydrogen then obviously the value of B will be different, if the nature of gas is let's say oxygen है, हाइड्रोजन है, मतलब अलग अलग गैसेस के लिए B की वैल्यू अलग अलग होगी, B की वैल्यू अलग अलग होगी। चलिए आगे बात करते हैं B के बारे में। सो ऑन द नेक्स्ट पेज चलिए लेट अस डिस्कस अबाउट बी, लेकिन उससे पहले हमारी जो आइडियल गैस इक्वेशन थी वो क्या थी, PVM इज इक्वल टू RT। प्लीज ध्यान से देखिएगा, PVM इज इक्वल टू RT, तो यहां से P को मैं लिख सकता हूं RT अपॉन VM, RT अपॉन VM। नाउ आफ्टर फर्स्ट करेक्शन, दैट इज आफ्टर वॉल्यूम करेक्शन, आफ्टर वॉल्यूम करेक्शन, आफ्टर वॉल्यूम करेक्शन, पहला करेक्शन होने के बाद अब जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से दिखती है। आफ्टर वॉल्यूम करेक्शन P इज इक्वल टू RT अपॉन VM माइनस बी हो गया है। अब सिर्फ VM नहीं होगा बल्कि VM माइनस बी हो गया। सो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन आफ्टर फर्स्ट करेक्शन। याद रखना अब ये कंप्लीट इक्वेशन नहीं है, ये पहला करेक्शन होने के बाद कुछ इक्वेशन इस तरह से दिखती है। प्लीज ध्यान रखना बेटा, ये पहला करेक्शन होने के बाद दिखती है, अभी ये फाइनल इक्वेशन नहीं है। लेकिन उससे पहले हम लोग बी के बारे में बात कर लेते हैं। सो लेट अस राइट अ नोट ऑन the important features of B. So note about B, about this van der Waals constant B। चलिए B के बारे में बात करते हैं। So पहला पॉइंट, अब पॉइंट बाय पॉइंट एक एक पॉइंट को लिखेंगे और प्लीज ध्यान से आप समझते जाइएगा। पहला पॉइंट B के लिए अगर मैं पूछूं कि आपसे कि एग्जैक्टली, तो एक्चुअली मैं आपसे यूनिट पूछना चाहता था B की, यूनिट ऑफ B। अगर मैं आपसे बोलूं कि यूनिट, चलो फर्स्ट पॉइंट यूनिट ऑफ B, अगर केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करें बेटा, केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, तो यूनिट ऑफ बी, मान लो वॉल्यूम लीटर में है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, जरूर आया होगा इस तरह का क्वेश्चन। यहां है VM माइनस बी, और आपको मालूम है कि जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम होने चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। अरे हाँ या ना, इसका मतलब बी की वही यूनिट होनी चाहिए जो VM मोलर वॉल्यूम की होनी चाहिए। प्लीज क्या आप मुझे बताएंगे, क्या मैं ये सही कह रहा हूं कि नहीं, कि बी की वही यूनिट होनी चाहिए जो VM मोलर वॉल्यूम की यूनिट होनी चाहिए। और मोलर वॉल्यूम की क्या यूनिट होगी, मोलर वॉल्यूम की क्या यूनिट होगी, बहुत बढ़िया, लीटर पर मोल। सो दिस इज लीटर पर मोल। ऑब्वियसली दिस इज नॉट SI यूनिट, ये लीटर पर मोल हो जाएगा, जो कि मोस्ट कॉमनली हम लोग केमिस्ट्री में चूंकि वॉल्यूम लीटर में मेजर करते हैं, ऑब्वियसली SI यूनिट विल बी, SI यूनिट की अगर मैं बात करूं तो SI यूनिट विल बी मीटर क्यूब पर मोल, मीटर क्यूब पर मोल, लेकिन ज्यादातर हम ये यूज करेंगे। सो दिस इज फर्स्ट थिंग अबाउट बी। नाउ दूसरी चीज, दूसरी बहुत जरूरी बात, जो बी की वैल्यू होती है, बी की जो वैल्यू होती है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे बेटा, 4 इंटू Na इंटू 4/3 पाई R क्यूब। This is very important. This is actually the value of B, although this is approximately. So B is approximately 4 into Na into 4/3 pi R cube, where R is the radius of gas particle. R is radius of gas particle. R is radius of gas particle. So 4/3 pi R cube क्या है? एक्चुअल में यहां पे पार्टिकल को स्फीयर माना गया है, एक गैस पार्टिकल को स्फेरिकल इन शेप माना गया है, और ये एक तरह से एक गैस पार्टिकल का वॉल्यूम है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, B इज इक्वल टू 4 इंटू Na इंटू वॉल्यूम ऑफ सिंगल गैस पार्टिकल, सिंगल गैस पार्टिकल,
सिंगल गैस पार्टिकल। सो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। इसके डेरिवेशन में हम लोग नहीं जाएंगे, कुछ बुक्स में इसके डेरिवेशन दिए रहते हैं, लेकिन पूरी तरह से फर्जी, याद रखना, पूरी तरह से फर्जी, उनका कोई लॉजिक नहीं है। ये एक तरह से ऑब्जर्वेशन से आया, आप बोल सकते हो, बहुत सारी चीजें देख के ऑब्जर्वेशन से आया है, ध्यान रखना बेटा। सो दिस इज 4 into Na, क्योंकि यहां ये जो नंबर 4 है, मैंने देखा है कि कोई लॉजिक नहीं, कुछ 4 भी ला सकते हैं आप, 8 भी ला सकते हैं, मतलब देयर इज नो लॉजिक। सो विदाउट गोइंग इनटू डेरिवेशन, और अगर कहीं डेरिवेशन लिखा है तो उसको आप इग्नोर करोगे, क्योंकि वो सिर्फ अननेसेसरी कंफ्यूजन ही बढ़ेगा उसको पढ़ने से, कोई चीजें क्लियर नहीं होने वाली है। ये चीजें आती हैं एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से, प्लीज ध्यान रखिएगा। सो B is equal to 4 into Na into volume of single gas particle. Here it is assumed that the gas particle is spherical in shape, right? So this is second. This is radius. R is radius of gas particle. आप समझ रहे, radius of gas particle मतलब पार्टिकल का साइज। अब आपको इस फॉर्मूले से मुझे आपको क्या बताना है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अब अगर किसी भी गैस पार्टिकल का साइज, क्योंकि इस फॉर्मूले को आज तक कभी कोई क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे नहीं आया, इस फॉर्मूले पे नहीं आया बेटा, कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे नहीं आया, लेकिन हां एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, और वो मैं आपसे भी पूछूंगा। जैसे मेरा आपसे सवाल है द वैल्यू ऑफ बी फॉर He, द वैल्यू ऑफ बी फॉर नियॉन एंड द वैल्यू ऑफ बी फॉर आर्गन। Can you compare these three values of B for these three gases? मुझे आपसे जानना है कि कौन से B की वैल्यू सबसे छोटी होगी और कौन से B की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ये जरूर पूछा जाता है क्वेश्चंस में। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एक्चुअल में as the size of gas particle increases, the value of B also increases. As size of gas particle increases, the value of B also increases. आर्गन के लिए परफेक्ट है, क्योंकि आर्गन यहां पे सबसे बड़ी गैस है, आर्गन का साइज सबसे ज्यादा है, सो ऑब्वियसली बेटा उसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा। 4 into Na, ये तो कॉमन है, हर जगह आएगा, रेडियस की वैल्यू सबसे ज्यादा आर्गन के लिए होगी। सो ये सिंपल कंपैरिजंस आपको आने चाहिए, ये सिंपल कंपैरिजंस, और इसका एक्चुअल में फिजिकल केमिस्ट्री से कुछ भी लेना देना नहीं। ये एक्चुअली जो आप पीरियोडिक टेबल में साइज का ट्रेंड पढ़ते हो उससे आप कंपेयर कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये फिजिकल में पूछा जाता है, आप बोल सकते हो फिजिकल में क्या आईयूसी पूछा जाएगा, आईयूसी एग्जैक्टली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ बेटा सिंपल ट्रेंड्स आपको ये इस तरह से कंपेयर करने पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ये दूसरी जरूरी बात हो गई बी के बारे में। चलिए तीसरी बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा, द वैल्यू ऑफ बी। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं बेटा। थर्ड है द वैल्यू ऑफ बी, द वैल्यू ऑफ बी, the value of B is unique to each gas, and it is temperature independent। जेई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है ये वाला जो अभी मैं पॉइंट लिख रहा हूं, थर्ड वाला। द वैल्यू ऑफ बी फॉर, ऑब्वियसली हर गैस के लिए बी की एक अलग वैल्यू होगी, हर गैस के लिए बी की एक अलग वैल्यू होगी, और वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। इंडिपेंडेंट का मतलब है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। एग्जैक्टली यही पॉइंट जेई एडवांस में भी पूछा गया था, टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड करेगी। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं बेटा फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ बी फॉर CH4 गैस, लेट अस से कि ये x है, मैं बोल रहा हूं कि CH4 गैस के लिए B की वैल्यू x होती है, और ये किसी भी टेम्परेचर पे x ही रहेगी। मतलब अगर ये 200 केल्विन पे है तब भी x होगा, अगर ये 300 केल्विन पे है तब भी x होगा, एज लॉन्ग एज द गैस इज नॉट चेंज। टेम्परेचर आप चेंज करते रहो, किसी पर्टिकुलर गैस के लिए B की वैल्यू वही रहेगी, चेंज नहीं होती है। इसका मतलब वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। हाँ, आइडेंटिटी ऑफ द गैस पे जरूर डिपेंड करती है, क्योंकि गैस चेंज होने से साइज चेंज होगा, रेडियस चेंज होगा और बी की वैल्यू चेंज होगी। सो आइडेंटिटी ऑफ द गैस पे जरूर बी की वैल्यू डिपेंड करती है, लेकिन किसी पर्टिकुलर गैस के लिए बी की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। राइट, नाउ फोर्थ पॉइंट, एक्चुअली फोर्थ पॉइंट मैं अभी लिख रहा हूं, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा ये चीज समझ में आ जाएगी। मैं इसलिए यहां पे लिख रहा हूं
ताकि बी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब एक जगह में लिख सकूं, और आप जब दोबारा कभी पढ़ोगे तो वो सारी इंफॉर्मेशन बी की एक जगह पे रहेगी। ये जो अगला पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं वो एक्चुअली थोड़ी देर के बाद ही ये स्पष्ट होगा, क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन अभी तो आप मेरे ऊपर फेथ रखो और ये मानो कि हाँ मैं जो लिख रहा हूं वो सही लिख रहा हूं। द वैल्यू ऑफ बी, दिस इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, द वैल्यू ऑफ बी gives a measure of repulsive forces between the gas particles. The value of B gives a measure of repulsive forces between the gas particles. इसका मतलब है कि गैस पार्टिकल्स के बीच में दो तरह के इंटरैक्शन है, या तो अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्शन। ये जो रिपल्शन है ये बी से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब बी रिपल्शन को रिफ्लेक्ट करता है, डिनोट करता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर रिपल्शन ज्यादा है तो बी की वैल्यू ज्यादा होगी, या अगर आप बोल सकते हो कि अगर बी की वैल्यू बढ़ रही है तो रिपल्सिव फोर्सेस भी उस सिस्टम के अंदर बढ़ेंगे, रिपल्सिव फोर्सेस भी बढ़ेंगे। इसको अभी आप ध्यान रखो, थोड़ी देर के बाद मैं इस पे फिर से आऊंगा, है ना, थोड़ी देर के बाद मैं इस पे फिर से आऊंगा, इस वाले पॉइंट पे फिर से आऊंगा बच्चे। अभी तो आप इसको लिख लो, एक साथ लिख लो, ठीक है, थोड़ी देर के बाद इस पे आते हैं। सो ये 4 पॉइंट्स है बी के बारे में। यूनिट ऑफ बी बहुत ध्यान रखनी है आपको, बी का फॉर्मूला याद रखना है, फिर बी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है ये याद रखना है, हाँ आइडेंटिटी ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है, और लास्ट है बेटा कि ये जो बी की वैल्यू है ये रिपल्शन या रिपल्सिव फोर्सेस को इंडिकेट करती है, डिनोट करती है, मेजर करती है। बी की वैल्यू बढ़ने पे रिपल्सिव फोर्सेस भी बढ़ेंगी, ठीक है। पहला करेक्शन होने के बाद, अब जो पहला करेक्शन, ये तो बी के बारे में जो भी बातें थी हम लोगों ने लिख लिया। पहला करेक्शन होने के बाद आइडियल गैस इक्वेशन अब बेटा कुछ इस तरह से दिखती है। आइडियल गैस इक्वेशन अब कुछ इस तरह से दिखती है आफ्टर वॉल्यूम करेक्शन। अब इसमें सेकेंड करेक्शन करने का समय है। जैसा मैंने आपसे बोला था कि वॉन डेर वाल ने कोई नई इक्वेशन नहीं बनाई, उन्होंने आइडियल गैस इक्वेशन को ही चेंज किया, मॉडिफाई किया। सो फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज वॉल्यूम करेक्शन। पहला करेक्शन होने के बाद कुछ इस तरह से दिखती है, और अब जो दूसरा करेक्शन किया गया उसको बोला गया प्रेशर करेक्शन। उसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूं। प्रेशर करेक्शन के पीछे का लॉजिक क्या था वो भी मैं आपको बताता हूं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चले। So P is equal to RT upon, अभी ध्यान रखना, this is incomplete, only first correction has been done, the second correction is going to be done in this equation only, right? So moving on to the next page, चलिए second correction is pressure correction. The second correction is pressure correction. प्रेशर करेक्शन में एक assumption है बेटा, प्रेशर करेक्शन में एक assumption है। assumption ये है कि वॉन डेर वाल assume, so this is assumption that Van der Waal assume that only attractive forces act between the gas particles. तो ये असम्पशन था वॉन डेर वाल का। वॉन डेर वाल ने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ जो नेचर ऑफ फोर्सेस हैं एक्चुअली में वो इंटरैक्टिव नहीं, अट्रैक्शन नहीं है, सॉरी रिपल्शन नहीं है बल्कि अट्रैक्शन है, मतलब पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा वॉन डेर वाल ने एज्यूम किया। इसके पीछे का लॉजिक भी जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना ये भी क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि वॉन डेर वाल की गलती थी इसमें, नहीं बेटा, वॉन डेर वाल जिस समय पे काम कर रहे थे उस समय जो प्रेशर की सिचुएशन हम लोग नॉर्मली लैब में अटेन कर पाते थे, 10 ATM, 15 ATM, 20 ATM, मैक्सिमम 25 ATM, ये सब आगे बढ़ेंगे तो लो प्रेशर की सिचुएशन में आता है। और लो प्रेशर में अगर प्रेशर लो है तो गैसेस में हमेशा आपको अट्रैक्शन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? अट्रैक्शन। ये आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे, लेकिन अभी ये वॉन डेर वाल ने एज्यूम किया। अच्छा, ऐसा एज्यूम करने से सुनिएगा, इसका मतलब है वॉन डेर वाल ने जब ये एज्यूम किया तो ऐसा एज्यूम करने से अब आप मुझे बताओ कि जो रियल गैस का प्रेशर है अगर अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है तो रियल गैस का प्रेशर आइडियल से कम आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए? अगर
अट्रैक्शन डोमिनेट करता है तो रियल गैस का प्रेशर आइडियल से कम आएगा, और अगर रिपल्शन डोमिनेट करता है तो ज्यादा आएगा। अभी इन्होंने माना है कि अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, इसका मतलब इनके अकॉर्डिंग जो रियल गैस का प्रेशर है वो आइडियल से आएगा कम। अभी जो प्रेशर है बच्चा, अभी जो प्रेशर है पहला मॉडिफिकेशन के बाद, अच्छा आइडियल गैस इक्वेशन ये थी, जरा ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो सब साफ हो जाएगा ये चीज। P इज इक्वल टू RT अपॉन VM, ये था आइडियल गैस। सो ये प्रेशर है आइडियल गैस का, क्योंकि ये इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन, ये प्रेशर आइडियल गैस का है। पहला करेक्शन होने के बाद अब कुछ स्थिति ऐसी है, VM माइनस B है। अब ये वाला जो प्रेशर है ये तो पहले से भी ज्यादा हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर को आपने कम किया तो ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ गई। इसका मतलब है अभी जो प्रेशर है वो तो आइडियल से भी ज्यादा आ रहा है, पर ये प्रेशर हमें रियल का लाना है, रियल का प्रेशर लाना है तो वो आइडियल से कम आना चाहिए। सो कम आने का मतलब है इस प्रेशर की वैल्यू में से, इस प्रेशर की वैल्यू में से कुछ चीज सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। जो चीज सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, वॉन डेर वाल ने कहा कि वो चीज है प्रेशर करेक्शन टर्म, वो चीज है प्रेशर करेक्शन टर्म। क्या चीज सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी? सो वॉन डेर वाल ने कहा प्रेशर करेक्शन टर्म सब्ट्रैक्ट करने पड़ेगा। सुन लो फिर से एक बार, देखो मैंने जो बोला वो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा। अभी जो इक्वेशन थी, आइडियल गैस इक्वेशन थी, वो था, आइडियल गैस इक्वेशन था P इज इक्वल टू RT अपॉन VM। अभी जो इक्वेशन है P इज इक्वल टू RT अपॉन VM, ये आइडियल गैस का प्रेशर है, पर अगर अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा तो प्रेशर कम आना चाहिए, और पहले करेक्शन के बाद तो प्रेशर और भी ज्यादा आ गया। तो मुझे कुछ क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, ताकि जो, अब ये P किसका प्रेशर है? रियल गैस का। ये रियल गैस का प्रेशर, इस प्रेशर में से मैंने कुछ चीज सब्ट्रैक्ट की तो रियल गैस का प्रेशर मिलेगा, जो कि कम मिलना चाहिए। कम का मतलब है माइनस, इसीलिए मैंने किया। जो चीज सब्ट्रैक्ट की गई उसको बोला गया प्रेशर करेक्शन टर्म। एंड वॉन डेर वाल बाय हिज so many of आप बोल सकते हो ऑब्जर्वेशंस, अकॉर्डिंग टू वॉन डेर वाल, अकॉर्डिंग टू वॉन डेर वाल, तो ये आगे जो भी लिख रहा हूं दैट इज अकॉर्डिंग टू वॉन डेर वाल, द प्रेशर करेक्शन टर्म, द प्रेशर करेक्शन टर्म, प्रेशर करेक्शन टर्म, प्रेशर करेक्शन टर्म, इसको मैं शॉर्ट में PCT बोल दे रहा हूं, प्रेशर करेक्शन टर्म PCT इज प्रोपोर्शनल टू, PCT इज प्रोपोर्शनल टू A अपॉन VM, सॉरी, इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन VM स्क्वायर। सो PCT is proportional to 1 upon VM square, 1 upon VM square। एक्चुअल में इसके पीछे का लॉजिक, अब पहले क्या था कि मैं ये नहीं लिखता था, आज से 3-4 साल पहले अकॉर्डिंग टू वॉन डेर वाल नहीं लिखा करता था, मैं सीधे लिखता था कि द प्रेशर करेक्शन टर्म इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन VM स्क्वायर। सो कुछ बच्चों ने पूछना शुरू कर दिया कि आपको कैसे मालूम कि सर प्रेशर करेक्शन टर्म इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन VM स्क्वायर। सो ऑब्वियसली मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ वो मैंने एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए हैं, वो मुझे नहीं मालूम है, वो मैं वही बातें बता रहा हूँ जो वॉन डेर वाल ने बताई हैं। मैं सिर्फ उनकी बातों को यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसमें मेरा अपने से कोई एडिटिंग नहीं है, राइट? मेरा अपने से कोई एडिटिंग नहीं है, किसी की सालों की मेहनत है, बेस्ड अपॉन हिज ऑब्जर्वेशंस, बेस्ड अपॉन हिज सो मेनी ऑफ, आप बोल सकते हो एक्सपेरिमेंट्स, ये ऑब्जर्वेशन आया होगा प्रेशर करेक्शन टर्म इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन VM स्क्वायर। थोड़ा अच्छी बुक्स पढ़ते हैं तो यहां मिलता है कि एक्चुअली प्रेशर करेक्शन टर्म अकॉर्डिंग टू वॉन डेर वाल दो चीजों पे डिपेंड करता था। एक तो डिपेंड करता था नंबर डेंसिटी पे, तो कितने नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स हैं, मैं लिख सकता हूं यहां पे, लेकिन उस डिटेल में जाओगे तो अननेसेसरी कंफ्यूज होगे। सो प्रेशर करेक्शन टर्म एक्चुअली दो चीजों पे डिपेंड करता था अकॉर्डिंग टू वॉन डेर वाल। सो दो चीजों पे डिपेंड करता था, तो पहला टर्म था वो था नंबर डेंसिटी। क्या था? नंबर डेंसिटी, मतलब n स्टार, n स्टार नंबर डेंसिटी है ना बेटा, नंबर डेंसिटी पे डिपेंड करता था। अब नंबर डेंसिटी आपको मालूम है कि एक तरह से नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। जो प्रेशर करेक्शन टर्म अकॉर्डिंग टू वॉन डेर वाल जो दूसरी चीज पे डिपेंड करता था, वो डिपेंड करता था एक्चुअली नंबर ऑफ कोलिजन्स जो एक पार्टिकल करता था, मतलब Z1 पे डिपेंड करता था। तो इन दो चीजों पे डिपेंड करता था, इन दोनों डिपेंडेंसी को जब कंबाइन करते हैं सो ये कुछ इस प्रकार से आता है 1 अपॉन VM स्क्वायर। हम लोग इस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर नाउ। प्रेशर करेक्शन टर्म इनफैक्ट आप सीनियर ओलंपियाड्स के लिए भी रिक्वायर्ड नहीं है, और ऑब्वियसली NSE GS के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, प्रेशर करेक्शन टर्म इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटाता है,
तो एक कांस्टेंट आता है, सो प्रोपोर्शनलिटी हटाया, एक कांस्टेंट आया, लेट द कांस्टेंट बी a upon vm square. So pressure correction term is a upon vm square. This is pressure correction term. This is JEE Advanced 2010 क्वेश्चन. सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कि नीचे दिए हुए 4 ऑप्शंस में प्रेशर करेक्शन टर्म सही आप पिक करो. So one of the options was actually an square upon v square. This was not the way option were given. A upon vm square. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, vm is v by n. vm मोलर वॉल्यूम is v by n. सो आप प्रेशर करेक्शन टर्म, अगर मैं v by n लिखता हूं, सो प्रेशर करेक्शन टर्म इज इक्वल टू an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर. सो ये ऑप्शन था, जहां तक मुझे याद है शायद बी ऑप्शन में था ये. सो प्रेशर करेक्शन टर्म इज an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर. सीधा सीधा क्वेश्चन था जेईई एडवांस में, और सीधा ही क्वेश्चन आता है इसमें. मतलब उन्होंने ये नहीं पूछा कि बताओ कहां से आया, कैसे आया, सीधा सीधा प्रेशर करेक्शन टर्म ये है. ठीक है, खैर ठीक है. अभी हो गया ये जो P इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी एम माइनस बी माइनस प्रेशर करेक्शन टर्म. ये जो प्रेशर करेक्शन टर्म है उसकी जगह ये हम लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं. तो इसको उठा के यहां पे पटकते हैं, और ए एक कांस्टेंट ए के बारे में बाद में बात करेंगे. ये जो कांस्टेंट ए है इसके बारे में बाद में बात करते हैं. जैसे बी के बारे में बात की थी वैसे ए के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन हाँ इसके बाद. चलिए, सो अभी जो हमारी इक्वेशन हो गई, वो जो इक्वेशन हो गई वो है P इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी एम माइनस बी, और प्रेशर करेक्शन टर्म हमने यहां लिख दिया a अपॉन vm स्क्वायर. दिस इज द फेमस वॉन डर वॉल्स इक्वेशन फॉर रियल गैस. दिस इज वॉन डर वॉल्स इक्वेशन फॉर रियल गैस. वॉन डर वॉल्स इक्वेशन, वॉन डर वॉल्स इक्वेशन. इस इक्वेशन में a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट. a के बारे में बात करते हैं, b के बारे में तो काफी बातें हो गई हैं. अच्छा, माइनस a बाई वी एम स्क्वायर को इधर ले आओगे तो आएगा p प्लस a बाई वी एम स्क्वायर इंटू Vm माइनस बी इज इक्वल टू आर टी. उसी इक्वेशन को लिखने का ये दूसरा तरीका है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि घबराने वाली बात है. ऊपर वाली इक्वेशन को ही मैंने दूसरे तरीके से लिखा है. Vm को मैं लिख सकता हूं a v बाई एन, तो ये आ जाएगा p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, राइट. p है ना. सो दिस इज द वॉन डर वॉल्स इक्वेशन. ये तीनों ही वॉन डर वॉल्स इक्वेशन है, एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है. अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रेशर करेक्शन टर्म क्या है, यहां पे कोई मुझे बताएगा प्रेशर करेक्शन टर्म. प्रेशर करेक्शन टर्म इस वाली इक्वेशन से बताना, इस वाली इक्वेशन से प्रेशर करेक्शन टर्म बताइए. क्या मैं प्रेशर करेक्शन टर्म an स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर लिख सकता हूं? an स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर. ये तो अभी मैंने बताया कि जेईई एडवांस में आ चुका है क्वेश्चन. अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वॉल्यूम करेक्शन टर्म बताओ. जरा वॉल्यूम करेक्शन टर्म बताओ. अगर वॉल्यूम करेक्शन टर्म मैं आपसे पूछूं तो वॉल्यूम करेक्शन टर्म बताइए कि कितना होगा. वॉल्यूम करेक्शन टर्म माइनस एन बी. अब आप इसको कंपेयर करो पी वी एम इज इक्वल टू या पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से. कंपेयर करो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. सो अब ये आइडियल गैस इक्वेशन में करेक्शन की गई, तो यहां करेक्शन ये वाला किया गया, यहां करेक्शन ये किया गया. V में से माइनस एन बी, सो वॉल्यूम करेक्शन टर्म इज माइनस एन बी. प्रेशर करेक्शन टर्म इज ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर. ध्यान रखना, जेईई एडवांस में तो प्रेशर करेक्शन टर्म पूछा गया था, वॉल्यूम करेक्शन टर्म भी किसी साल किसी दूसरे कंपटीशन में पूछा जा सकता है. रिमेंबर इट इज माइनस एन बी. ठीक है बेटा, ये चीज आ गई. अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा ए के बारे में. ये जो वॉन डर वॉल्स कांस्टेंट ए आया है ना, ये ए, इसके बारे में बात करते हैं. सो लेट अस राइट अ नोट अबाउट ए. सो अबाउट ए के बारे में बात करते हैं. सो सबसे पहले तो यूनिट ऑफ ए की अगर मैं बात करूं, और पहले कॉमनली यूज यूनिट जो केमिस्ट्री में यूज करते हैं, फिर बाद में बात करेंगे कि ऐसा यूनिट क्या होती है. ठीक है, सो चलो बताओ. कॉमनली यूज यूनिट ए की वही यूनिट होगी. देखो ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर की वो यूनिट होगी जो प्रेशर की यूनिट होगी. सो ए की यूनिट हो जाएगी एटीएम लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर, है ना. एटीएम लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर. और अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट, सो एसआई यूनिट हो जाएगा, बोलिए, पास्कल मीटर क्यूब का स्क्वायर, मतलब मीटर की पावर 6 अपॉन मोल स्क्वायर. सो दिस इज एसआई यूनिट. एसआई यूनिट बहुत कम यूज करते हैं, नॉर्मली हम लोग एटीएम लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर. दिस इज द यूनिट ऑफ ए. ठीक है, ये ए की यूनिट हो गया. नाउ कमिंग टू सेकंड पॉइंट. ए जो कांस्टेंट है,
ये वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट है, वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट है। अब वॉन डेर वाल ही एक, आप समझो उस आदमी का जीनियस। आप खुद सोचो कि क्या आप अपने नाम पे दो कांस्टेंट रख सकते हो? क्या आप अपने नाम पे दो कांस्टेंट रख सकते हो? नहीं भाई, एवोगाड्रोस कांस्टेंट Na, ठीक है, सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K। लेकिन ये आदमी की टैलेंट देखो आप, इस आदमी का टैलेंट देखो, इसने दो दो कांस्टेंट का नाम अपने ऊपर ही रख लिया। कैसे? ये जो कांस्टेंट A है इसको बोलते हैं वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट A, और कांस्टेंट B को बोलते हैं वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट B। अभी तक ये किसी के दिमाग में नहीं था, लेकिन इन्होंने दो कांस्टेंट का नाम अपने नाम के ऊपर ही, और जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन आई है वो वॉन डेर वाल्स इक्वेशन। सो इनका अगर बस चलता है तो ये पूरी दुनिया का नाम अपने नाम के ऊपर रखते। इक्वेशन है वॉन डेर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैस, उसमें जो दो कांस्टेंट्स आए हैं, अब दो चीजों का नाम एक अपने नाम पे कैसे रखना है ये भी इन्होंने बताया। तो एक का नाम वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट A और दूसरे का नाम वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट B। ठीक है, चलो आगे चलें, A के बारे में बात करते हैं। दूसरे पेज पे आगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पेज पे A के बारे में कुछ दूसरी बातें करते हैं। ये तो A की वैल्यूज आ गई। एक मिनट, मैं एक पेज और ऐड कर लेता हूं इसमें। ठीक है, चलिए। सो जो दूसरा पॉइंट है A के बारे में, द वैल्यू ऑफ A, द वैल्यू ऑफ A इज यूनिक, इज यूनिक to each gas, to each gas, and it is temperature independent। B की वैल्यू भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती थी, हर गैस के लिए एक यूनिक वैल्यू होती थी। A की वैल्यू भी यूनिक है और ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। सो A और B दोनों ही टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स हैं। तीसरी बात, थर्ड, द वैल्यू ऑफ A, द वैल्यू ऑफ A gives a measure of, gives a measure of attractive forces, attractive forces between the gas particles, between the gas particles। गैस पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है उसका मेजर ए देता है। बी किसका मेजर देता था? रिपल्सिव फोर्सेस का। ए किसका मेजर देता है? अट्रैक्टिव फोर्सेस का। इसका मतलब बी रिपल्शन को डिनोट करता था और ए अट्रैक्शन को डिनोट करता है। और बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, एज अट्रैक्शन इंक्रीजेस, या आप बोल सकते हो जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ेगा ए की वैल्यू भी बढ़ती है। अट्रैक्शन अगर बढ़ता है सो द वैल्यू ऑफ ए ऑल्सो इंक्रीजेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट कर लीजिएगा कि जैसे जैसे अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगे ए की वैल्यू भी बढ़ती है, ए की वैल्यू भी बढ़ती है। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस किसी भी सैंपल में किस तरह से बढ़ते हैं? अट्रैक्शन कैसे बढ़ेगा बेटा? अगर पोलराइजेशन इजी हो तो ए की वैल्यू, मैं बोल सकता हूं कि ए की वैल्यू, जैसे अगर सपोज फोर्थ पॉइंट लिख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, मैं आपसे पूछूं कि हीलियम गैस है और मीथेन गैस है, किसमें ए का वैल्यू ज्यादा होगा? हीलियम गैस है और मीथेन गैस है, तो किसमें ए का वैल्यू ज्यादा होगा? चलो अभी तो इस पे बात करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हीलियम के लिए और मीथेन के लिए किसमें ए का वैल्यू ज्यादा होगा, हमें ए कैसे डिसाइड करना है? हमें ये देखना है कि किसके सैंपल में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, किसके सैंपल में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और अट्रैक्शन प्रेडिक्ट करने के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ सकता है? सो द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए डिपेंड्स ऑन बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। क्या क्या चीजें हो सकती हैं? साइज ऑफ गैस पार्टिकल। नॉर्मली साइज अगर बढ़ता है तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। पोलराइजेबिलिटी क्या होती है समझ में आता है? अगर साइज बढ़ता है तो ए भी बढ़ता है ना? साइज बढ़ने से, अब मैंने ए कैसे बढ़ा दिया, ये भी एक क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में। अगर साइज बढ़ रहा है तो क्या अट्रैक्टिव फोर्सेस पार्टिकल्स के बीच में बढ़ेंगे?
अगर साइज बढ़ रहा है तो क्या अट्रैक्टिव फोर्सेस पार्टिकल्स के बीच में बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? मुझे बस इस चीज का आंसर चाहिए। और अगर बढ़ेंगे तो क्यों बढ़ेंगे? साइज के बढ़ने से अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में कैसे बढ़ता है इसको भी समझना। जब साइज बढ़ता है तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। पोलराइजेबिलिटी समझते हैं? पोलराइजेबिलिटी का मतलब है किसी भी एटम मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं, उनका कोई ऑर्डर नहीं होता बेटा। और जब चीजें रैंडमली मूव करती हैं तो हो सकता है किसी एक साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किसी इंस्टेंट पे हो और करस्पॉन्डिंगली उस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के कारण एक्चुअली नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब है कि ये, इसको आप ऐसे समझो कि एटम पहले तो एकदम न्यूट्रल है एटम, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स लगातार मूव कर रहे हैं। मूव करते करते कोई पैटर्न नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में, है ना? कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक रेगुलर पैटर्न है, रैंडमली मूव कर रहे हैं। सो पार्टिकल्स, सपोज इलेक्ट्रॉन्स किसी एक साइड में ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाए किसी इंस्टेंट पे, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, करस्पॉन्डली दूसरी तरफ पार्शियल पॉजिटिव। जैसे इस पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आया तो दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब दो पोल्स डेवलप हुए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। साइज बड़ा होने से पोलराइजेशन इजी होता है, और पोलराइजेशन होते ही ये अपने बगल में भी पोलराइजेशन कॉज करता है, जिसके कारण यहां पे अट्रैक्शन, ये अट्रैक्टिव फोर्सेज आ जाते हैं। सो साइज बढ़ने से पोलराइजेशन क्यों बढ़ता है उसका भी कारण सुनो। साइज बढ़ने से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस की पहुंच से दूर रहते हैं। सो न्यूक्लियस का उन पे अट्रैक्शन कम लगता है। अट्रैक्शन कम लगने के कारण उनका रैंडम मोशन ज्यादा रहता है। आप समझ रहे हो? ये कुछ वैसा ही जैसे आप सपोज अपने घर से दूर हैं, सो अपने घर से दूर हैं तो आपके भटकने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन अपने घर पे रहते हैं तो पेरेंट्स के अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण आपके भटकने के चांसेस कम होते हैं। सो वैसे ही बेटा साइज बढ़ने से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की पहुंच से दूर हो जाते हैं, उनके रैंडम मोशन या उनकी पोलराइजेबिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो एज साइज इंक्रीजेस, polarization also increases, and polarization increases, then this van der Waals forces of attraction also increase. Then second is polar nature, polarity of the molecule. Obviously अगर poles हैं, polarity का मतलब है मॉलिक्यूल पोलर है, पोलर का मतलब है उस पे ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स हैं, सो वहां पे भी अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। सो पोलैरिटी बढ़ने से भी ए का वैल्यू बढ़ता है। सो इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि ए की वैल्यू एक्चुअली अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ए की वैल्यू बढ़ेगी। अगर किसी भी सैंपल में अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो ए की वैल्यू बढ़ेगी। अब अट्रैक्शन किन किन कारणों से बढ़ सकता है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। साइज हो सकता है, पोलराइजेशन हो सकता है, पोलैरिटी हो सकती है ना? तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो सकता है, देयर आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, देयर मे बी सो मेनी ऑफ रीजंस जहां से अट्रैक्शन बढ़ सकता है। ठीक है, अब इस चीजों को लेके, इन चीजों को लेके कुछ फिर से सिंपल आपसे सवाल है। जैसे मैं आपसे बोलूं एग्जाम्पल, ए फॉर He गैस, ए फॉर नियॉन गैस एंड ए फॉर आर्गन गैस, तीनों गैस के लिए ये जो वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट ए है, इसका ऑर्डर दो, इसका ऑर्डर दो कि किस गैस के लिए वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट ए की वैल्यू बड़ी होगी और किस गैस के लिए सबसे छोटी होगी। जल्दी से मुझे ऑर्डर बताइए बेटा। द वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट ए फॉर हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, 10 प्रोटॉन्स भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी 10 है ना? ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल। लेकिन किसी इंस्टेंट पे सपोज किसी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए इधर 6 इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन हो गया, टोटल 10 थे, इधर 6 इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन हो गया, बीच में न्यूक्लियस भी है जिसमें 10 प्रोटॉन्स हैं, तो ऑब्वियसली अगर इधर 6 इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन हो गया, सो इधर उस समय थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि रिलेटिवली देयर विल बी अ नेगेटिव चार्ज ऑन दैट पर्टिकुलर साइड, ऑन दैट पर्टिकुलर साइड। दिस इज इंस्टेंटेनियस चार्ज, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चार्ज। जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, सो वहां पे बहुत तरह के वीक फोर्सेस होते हैं जिनको वॉन डेर वाल्स फोर्सेस बोलते हैं। सो जब वहां पे पढ़ाएंगे आपको वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, तो ये कैसे डेवलप होते हैं उनको बारे में भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे पोलराइजेशन होता कैसे है, ये वीक फोर्सेस किस कैटेगरी में आते हैं, इनका क्या रिलेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच में। सो ये सारी बातें तब होंगी, लेकिन अभी तो मैं आपसे पूछ रहा था ये, और आप शायद ये ऑर्डर दे रहे हो, बिल्कुल सही होगा। आप शायद ये ऑर्डर दे रहे हो तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला, जैसे मैं आपसे बोलूं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर मैं आपसे बोलूं CO2 के लिए ए की वैल्यू और H2O गैस के लिए, H2O गैस के लिए ए की वैल्यू, CO2 और H2O में ए की वैल्यू, CO2 और H2O वेपर्स में ए का वैल्यू कंपेयर करने को अगर मैं बोलूं, CO2 का मोलर मास 44 है,
इसका मोलर मास 18 है, 44 है, 18 है। अब हमें ये लगेगा कि CO2 बड़ा मॉलिक्यूल है, इसका मोलर मास ज्यादा है, इसका साइज भी ज्यादा है, हाइड्रोजन तो छोटे छोटे एटम्स हैं यहाँ पे, तो इसका ए का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं और ये बिल्कुल जेन्युइन एक्सपेक्टेशन है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे थोड़े से एलिमेंट्स है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, सो यहाँ पे आपको रिजल्ट्स थोड़े से मतलब आप बोल सकते हो सरप्राइजिंग मिल सकते हैं। मैं आपको बता दूं, द वैल्यू ऑफ ए फॉर H2O इज मच मोर देन द वैल्यू ऑफ ए फॉर CO2। दिस इज बिकॉज क्योंकि H2O के सैंपल में देयर इज एन एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच यू नो इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। शायद आपको पता हो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H2O के सैंपल में देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग और जबकि CO2 में देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो H2O का ऑल्दो साइज कम होने से, मोलर मास कम होने पर भी H2O का A का वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि H2O के सैंपल में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो कि एक्चुअली यहां पे A की वैल्यू को, एक्चुअली A उतना आसान नहीं जितना B को प्रेडिक्ट कर पाना। B को प्रेडिक्ट कर पाना तो बहुत आसान था, साइज देखा, जिसका साइज ज्यादा उसका B का वैल्यू भी ज्यादा। लेकिन A के लिए सिर्फ साइज ही डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि एनी फैक्टर दैट इंक्रीजेस अट्रैक्टिव फोर्सेस विल बी अ फैक्टर जो A को डिटरमाइन करेगा। कोई भी ऐसी चीज जो अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्सेस को बढ़ाती है वो A की वैल्यू को डिसाइड कर सकती है कि कम होगी या ज्यादा होगी। ऑब्वियसली अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो A की वैल्यू भी ज्यादा होगी। ठीक है, सो ये A की वैल्यू था। अब यहां पे बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है। बच्चों कंफ्यूजन क्या होता है ये शायद आपके मन में भी आएगा अगर आप डीपली थोड़ा सोचोगे। मैंने बोला, सुनिएगा ध्यान से, अगर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर करने जा रहा हूं। मैंने बोला साइज बढ़ेगा तो A बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो A बढ़ेगा, और A अट्रैक्शन को डिनोट करता है। मतलब मैं बोल रहा हूं कि अगर साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगे। और अभी पीछे देखो, पीछे वाले पेज पे जब मैंने B के बारे में बात की थी तो मैंने बोला था कि जब B बढ़ता है तो रिपल्शन बढ़ता है, B के बढ़ने से रिपल्शन बढ़ता है, और B भी साइज पे डिपेंड करता है, जिसका साइज ज्यादा होगा उसका B का वैल्यू भी ज्यादा होगा। तो मैं बोल क्या रहा हूं, साइज बढ़ने से B बढ़ेगा तो रिपल्शन बढ़ेगा, और आगे मैं बोल रहा हूं कि साइज बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ेगा तो A बढ़ेगा। अब ये बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें हैं, क्योंकि एक समय बोल रहा हूं कि साइज बढ़ने से B का वैल्यू बढ़ेगा और B रिपल्शन को डिनोट करता है, साइज बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ता है, A बढ़ता है। तो हमें लेना क्या है, बढ़ेगा क्या, साइज बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ाऊं या रिपल्शन बढ़ाऊं, ये बच्चे के मन में क्वेश्चन आता है। तो बच्चा अभी बोलता है कि क्या ये दोनों चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं, ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं बेटा, दोनों चीजें सही है। लेकिन हाँ, अब यहां पे मैं आपको बता दूं कौन सी ज्यादा, जैसे मैं आपको बता दूं साइज बढ़ने से अट्रैक्शन भी बढ़ता है, मतलब A भी बढ़ेगा B भी बढ़ेगा। साइज बढ़ने से वॉन डर वाल्स कांस्टेंट A भी बढ़ता है B भी बढ़ता है, लेकिन कौन सा ज्यादा तेजी से बढ़ता है, किसमें इंक्रीज सिग्निफिकेंट है और किसमें इंक्रीज नॉमिनल है। जो A में इंक्रीज होता है, मतलब जो वॉन डर वाल्स कांस्टेंट A है, ये जो वॉन डर वाल्स कांस्टेंट A है, साइज बढ़ने से इसमें जो इंक्रीज है दैट इज सिग्निफिकेंट, मतलब इसमें ज्यादा तेजी से इंक्रीज होता है। B में इंक्रीज स्लो है, B में इंक्रीज कम होता है, A में इंक्रीज ज्यादा होता है। तो साइज बढ़ने से बेटा नेट में अट्रैक्शन बढ़ता है, क्योंकि A की वैल्यू ज्यादा तेजी से बढ़ती है B की वैल्यू से। और इसको आप समझने के लिए अगले पेज पे जो डेटा पेज है, डेटा पेज का मतलब है कुछ गैसेस के A और B की वैल्यूज उस पेज पे लिखी हुई है। जरा उस डेटा पेज के कुछ नंबर्स को जरा ध्यान से देखेंगे, हम ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट पेज जरा देखो बेटा, अब प्लीज जरा आप प्लीज मेरी तरफ देखिएगा ध्यान से। अगर आप B की वैल्यू पे गौर करें, B की वैल्यू पे अगर आप गौर करें बेटा, B की वैल्यू पे गौर करें तो आप B की वैल्यू पे जो चेंज पाएंगे वो डेसिमल के थर्ड या सेकंड प्लेस पे पाएंगे। डेसिमल के सेकंड या थर्ड प्लेस पे B की वैल्यू में आपको अंतर मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब B की वैल्यू में अगर इंक्रीज या डिक्रीज है सो वो डेसिमल के सेकंड या थर्ड प्लेस में। लेकिन जरा A की वैल्यू में चेंजेस देखो, जरा A की वैल्यूज में चेंजेस देखो बेटा, A की वैल्यूज में चेंजेस देखो बच्चे, A की वैल्यूज में चेंजेस देखो, ये देख लो A की वैल्यू में चेंजेस, ये A की वैल्यू में चेंजेस हैं। A की वैल्यू में चेंजेस काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत प्रोमिनेंट है, मतलब A की वैल्यू ज्यादा तेजी से फ्लक्चुएट होती है, B की वैल्यू में फ्लक्चुएशन कम है, B की वैल्यू में फ्लक्चुएशन कम है, लेकिन A की वैल्यू में फ्लक्चुएशन ज्यादा है। सो कुछ चीजों पे मैं आपका ध्यान
विश टू अट्रैक्ट, सो जरा आप यहां देखें इस जगह हाइड्रोजन 0.024, the value of A for hydrogen is very less and also for helium it is very less. हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जो A का वैल्यू है वो बहुत कम है। इसका मतलब हाइड्रोजन और हीलियम में अट्रैक्शन ऑलमोस्ट नील के बराबर है, नहीं के बराबर है, क्योंकि A अट्रैक्शन को डिनोट करता है। हाइड्रोजन और हीलियम में क्यों अट्रैक्शन ऑलमोस्ट नील है? क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे एटम्स हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन नहीं होने देते, क्योंकि न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करके रखता है, उनको रैंडमली इधर उधर मूव नहीं होने देता, जिसके कारण पोलराइजेशन नहीं होता है। और पोलराइजेशन नहीं होगा तो ये पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव वॉन डेर वाल्स अट्रैक्शन नहीं डेवलप होगा। सो बेटा ये यहां पे नोट कर लेना। फिर वाटर का है, वाटर ये एकदम लास्ट में देखो वाटर है, दिस इज वाटर 5.44 वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड जरा यहां देखो 3.59 है ना, जो मैंने आपको बताया था वाटर का 5.44। वाटर का क्यों काफी ज्यादा है? क्योंकि वाटर के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। जरा अमोनिया देखना, अमोनिया कहीं पे है, ये जरा देखिए अमोनिया, अमोनिया का भी ये देखिए 4.17। अच्छा अमोनिया और वाटर में, अमोनिया और वाटर में वाटर का ए का वैल्यू ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अब आप बोलोगे कि अमोनिया में वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, लेकिन वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो अमोनिया के हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, इसलिए जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है दैट इज स्ट्रॉन्गर। सो दैट इज व्हाई द वैल्यू ऑफ वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट ए फॉर वाटर इज मच मोर देन फॉर अमोनिया। सो ये डेटा पेज है बेटा। और अब अभी हम लोगों ने क्या किया, आज की क्लास में हम लोगों ने वॉन डेर वाल्स इक्वेशन एक तरह से देखी कि एग्जैक्टली क्या है वॉन डेर वाल्स इक्वेशन। अब इस वॉन डेर वाल्स इक्वेशन को आप बोल सकते हो, ये जो वॉन डेर वाल्स इक्वेशन है P प्लस an² अपॉन v² इंटू v माइनस nb इज इक्वल टू nRT। इस वॉन डेर वाल्स इक्वेशन को या P प्लस a अपॉन vm² इंटू Vm माइनस बी इज इक्वल टू RT, ये दोनों ही वॉन डेर वाल्स इक्वेशन है। इन वॉन डेर वाल्स इक्वेशन को यूज कैसे करना है, क्योंकि बेटा देखो इसमें दो कांस्टेंट्स आ गए A और B, और वॉन डेर वाल को हम लोग इसलिए ही नहीं इतना आप बोल सकते हो रेस्पेक्ट देते हैं कि बस एक इक्वेशन निकाल दी। मैं आपको बताऊं उस समय जिस समय वॉन डेर वाल जिस समय काम करते थे, आज से ऑलमोस्ट 200 ईयर्स बैक, उस समय की जो भी गैसेस थी ऑलमोस्ट 34 गैसेस, उन सभी गैसेस के लिए वॉन डेर वाल ने आप बोल सकते हो कि ए और बी की वैल्यूज डिटरमाइन की थी एक्सपेरिमेंट कर करके। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर छोड़ दिया कि तुम इसको यूज करो, ए और बी की वैल्यू तुम पता करो ना। वॉन डेर वाल ने ए और बी की वैल्यूज टैबुलेट की, मतलब बताई कि इस गैस के लिए ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये, इस गैस के लिए ए की वैल्यू, बी की वैल्यू ये, ठीक है। सो इन सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू वॉन डेर वाल बता के गए हैं, और आज भी हमें जब वैल्यूज पता चलती हैं एक्सपेरिमेंट कर करके, सो ऑलमोस्ट वो एग्जैक्टली मैच करती हैं जो वॉन डेर वाल ने डेटा दिया था। इसलिए वॉन डेर वाल का इतना नाम है, इतना हम लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि किसी के वर्क को जब हम लोग अप्रिशिएट करेंगे तभी चीजों को आगे अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन में क्या क्या अप्रोक्सीमेशन हम लोग करके आगे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में अब मैं क्या करना, आज की क्लास में यहीं पे एंड करूंगा। नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाला हूं, अगली क्लास में हम लोग Z वर्सेस P के ग्राफ बनाएंगे। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जेई एडवांस के पर्सपेक्टिव से और सीनियर ओलंपियाड के पर्सपेक्टिव से। इसका मतलब है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर के ग्राफ बनाएंगे। वॉन डेर वाल्स इक्वेशन को अलग अलग कंडीशंस में इंपोज करेंगे। लो प्रेशर में क्या सिचुएशन होगी, हाई प्रेशर में क्या सिचुएशन होगी, सो ये हम लोग करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच।